बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें खबरगर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और पाकिस्तान की मुल्की सियासत के अंदर अरूज ज़वाल हम देखते आ रहे हैं। कभी कोई हुक्मरान होता है तो कभी उसके बाद वो अपोजिशन या फिर जेलों में होता है। अब तो अपोजिशन जो है वो जेलों में नजर आती है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जहाँ पे हम बात करते हैं जो मुकद्दरा हल्के हैं, यानी कि जो पावरफुल जो सर्कल्स हैं, जहाँ पे बात की जाती है हुकूमतें बनाने, तोड़ने या फिर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उनका एक अहम किरदार होता है। वहां पर हमने देखा है कि जो हुकूमत के सतून हैं उनमें आपस में भी हमने कभी कभार लोगों को या इदारों को एक दूसरे के साथ तसादुम की हालत में देखा, या तसादुम ना कहें तो दूसरे सूरत में हम उसको यूं कह सकते हैं कि इख्तलाफात देखे जाते हैं, तो जिसको सियासी जबान में तसादुम की सूरत में डिस्कस किया जाता है। जुडिशरी एक अहम फैक्टर है, और जुडिशल जो केसेस हैं खास तौर पर वो पाकिस्तान की तारीख बन जाते हैं, और कुछ मुतनाज़ा होते हैं, कुछ जिनके फेवर में आते हैं वो खुश होते हैं, जो जिनके फेवर में नहीं आते वो ताहयात सियासी जमातें या सियासी हमायदीन जो हैं उस पर क्रिटिसाइज करते रहते हैं और उसको स्टिग्मा बना देते हैं। आजकल भी कुछ हालात हम यूं ही देख रहे हैं। 6 जजों के खत लिखने का जो मामला है, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेने पर मजबूर हुई, क्योंकि एक रुकनी जो कमीशन बनाया गया वजीर आजम की मुलाकात के बाद। वैसे हैरत है, वजीर आजम की और चीफ जस्टिस की मुलाकात के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं, लेकिन दोनों एग्जेक्टिव्स हैं और खासतौर पर अपने अपने इदारों के हेड्स हैं। एक सरबराह हुकूमत हैं, एक चीफ जस्टिस हैं, और अगर तमाम इदारे एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं तो इसमें क्या कबाहत है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में कुछ ऐसे फैसले हुए जिस पे हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्शंस की जाती है। मुझे केस याद आता है, बाबर अवान साहब ने राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने उन्हें कत्ल की धमकी दी है और मारने के हवाले से बात की है। उस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उस वक्त के चीफ जस्टिस को, खत लिखा था, और उस पर उन्होंने कहा था सोमोटो लिया जाए और एक कमीशन बनाया जाए। उसके बाद वो हुकूमती हलकों में शामिल हो गए, और उसके बाद एक अहम मनसब पे आ गए। उसके बाद मतलब मैं पीपल्स पार्टी के दौर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उनको हुकूमती एक अहम अहदे पर कलमदान सौंप दिया गया, उन पर मनसब पे फाइज किया गया। तो वही बाबर अवान थे जो कि एक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल कमीशन या कमीशन बनाने का इख्तियार ही नहीं। मतलब ये इतने बड़े तजादात हम देखते हैं। फिर उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से, जो साहब चीफ जस्टिस थे, जो लॉयर्स मूवमेंट और इनकलाब जजेस या वकला अगर हम कहें, तो किसी को मतलब अगर भूला हो तो मैं याद कराता चलूं, जिसने मुशर्रफ साहब की छुट्टी भी की, और जिसके तहत अगर हम देखें तो एक अदलिया बचाओ मुहिम के हवाले से काम शुरू किया गया था। उनके साहबजादे पे मलिक रियाज साहब के हवाले से, जो कि बैरिया टाउन के ऑल इन ऑल हैं, उनके ऊपर कुछ इल्जामात उनकी तरफ से लगे थे, तो उस पे उन्होंने जो केस हुआ या सुमोटो लिया, उन्होंने वो खुद सुना। जबकि इखलाकन ये कहा जाता है, प्रेसिडेंट्स हैं, कि जज अपने क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, जहाँ पे उसके कोई अजीज हो या अपनी ज़ात से ताल्लुक हो या उसके फैमिली मेंबर्स के हवाले से हो या उनके किसी भी अंदाज से वो केस या वो सोमोटो जो लेने का अख्तियार होता है, वो उनके पर्सनल किसी इंटरेस्ट से क्लैश कर रहा हो, तो उस पे वो उस बेंच में शामिल नहीं होता, या कोई भी केस की बात की जाए। लेकिन हमने देखा उन्होंने इस चीज पे कहा कि जी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो इस केस को सुनूंगा, और उन्होंने खुद सुना और उसको खत्म किया। अरसलान इफ्तिखार के केस की मैं बात करूं, फिर अगर हम बात करते हैं उमर अता बंदियाल साहब के हवाले से, उनकी सास साहिबा के हवाले से, जो कुछ दामन साहिबा थी, उनकी एक ऑडियो लीक आई और केसेस के हवाले से बात की गई। फिर उसके बाद जो एक और चीफ जस्टिस थे, उनके साहबजादे, वही जिनको डैमों के हवाले से याद किया जाता है, अब बाबा जी के नाम से उनको याद किया जाता है, जो कि पाकिस्तान में डैम बनाने के लिए उन्होंने फंड शंड इकट्ठे करने का काम किया और शुरू हुआ। लेकिन वो भी अब आगे देखते हैं कि कहाँ जाके रुकता है काम, क्योंकि उसमें फंड्स के हवाले से भी बड़े इल्जाम लगे थे। निसार साहब के हवाले से अगर बात करूं, उनके बेटे की बात की जाए, उनके टिकटों पे बांटने के हवाले से पैसे लेने की बात थी, इल्जाम लगाया गया। फिर परवेज इलाही साहब के हवाले से स्कैंडल्स आए, फिर जजों के हवाले से वो जो गुफ्तगू कर रहे थे अपने वकील से। उससे पहले हम शहबाज शरीफ साहब की जस्टिस कयूम के साथ जो ऑडियो टेप थी, वो बहुत पहले, जिसके ऊपर बड़ा शोर होगा हुआ था। शहबाज शरीफ साहब को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन जज साहब की फुर्सत, यानी कि उनको फरागत हो गई थी। तो ये तमाम वो बैकग्राउंड है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ।
अब 6 जजेस की बात की जाती है, साथ ही सेनेट इलेक्शन का शुरू हो गया, तमाम जगहों पर उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, वो प्रोसेस हुआ। केपीके में यानी कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर सिर्फ मखसूस नशस्तों के झगड़े के ऊपर के उनको दी गई नहीं दी गई, उनका हक बनता था जमातों का कि नहीं बनता था। पीटीआई की हुकूमत वहां पर मौजूद है, उन्होंने वहां पर, या आज़ाद हुकूमत आप कह सकते हैं, उस इलेक्शन को नहीं होने दिया। फिर एक आईनी बहरान और एक आईनी मसला खड़ा होगा, फिर अदालतों में केस जाएगा, फिर अदालतें जिसे कह सकते हैं अदालत लगाएंगी, जिसमें बहुत सारे साइलिन जो हैं उससे मुतासिर इस तरह होते हैं कि उनके केसेस जो लगने होते हैं उसकी जगह उनको प्रायोरिटी बेसिस पे सुना जाता है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की जाए तो 6 जजों के हवाले से बात की जा रही है, और वो 6 जज जो खत लिख रहे हैं और उन्होंने कोई शवाहिद और सबूत नहीं दिए, उन्होंने कहा कि जी हमें दबाव का शिकार किया जा रहा है, हमें मुदाखलत की जा रही है हमारे काम में, और हमारी फैमिलीज को डिस्टर्ब किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, यहाँ तक कि हमारे फैमिली के लोगों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया। तो ये तमाम चीज़ें एक यकरुकनी जिसे कहते हैं बेंच बना, और तसद्दुक जिलानी साहब, बल्कि उनके साहबजादे ने भी खत लिख दिया कि जी ये जो कमीशन है मंजूर नहीं, और उन्होंने 300 जजेस के वकला के खतूत के बाद चीफ जस्टिस को उन्होंने इससे आने से तो मुतराजा हो गई चीज, तो उन्होंने, एक बड़े अच्छे प्रोफाइल के आदमी है, उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद सुमोटो लेना पड़ा। 7 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो इसको सुनेगा। आज से शुरुआत हो जाएगी और देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। फिर साथ ही वो एक 8 जजों को हाई कोर्ट के ऐसा खत मिला जिसके अंदर पाउडर था, एंथ्रॉक्स, और उसको कहा यह जा रहा है, और जजों ने ये कहा, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो धमकी है जजों को खुलेआम। एजेंसीज का क्या किरदार होना चाहिए, एजेंसीज की मुदाखलत के ऊपर कंप्लेंट है, लेकिन उस कंप्लेंट में रजिस्टर्ड ये नहीं किया गया कि मुदाखलत क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, और क्या शवाहिद हैं, और कुछ स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा। अब आया उन वकला जिन्होंने ये 6 हाई कोर्ट के जज साहबान या एक खातून जज जो है शामिल हैं, उनकी इस कंप्लेंट को एज अ कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन देखा जाएगा जो जजेस के लिए मुख्तस किया गया है या बनाया गया है, या फिर उसके ऊपर कोई इंक्वायरी होगी और किसी को सजा दी जाएगी और मुजरिम पकड़े जाएंगे, किसी को, जिसमें कहते हैं ना कि सजा का तयन किया जाएगा और उसके जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो इसको सियासी अदम इस्तेहकाम ही कह सकते हैं, जहाँ पे अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब बन गए आज़ाद अरकान के, क्योंकि एक दफ़ा फिर सुन्नी इत्तेहाद का जो थी उससे उनको आज़ाद का तस्वुर करवा लिया गया, या ऐलान कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की सियासत में चल रही हैं, लेकिन पस पर्दा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आवाम के लिए इस वक्त इनसे ज़्यादा, इन चीज़ों से ज़्यादा फिक्र का बायस है। ईद उल फितर जो है वो सर पर है, रमज़ान का मुबारक महीना आखिरी अशरा चल रहा है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा ने, और बहुत सारे जो रोज़ेदार हैं, जो मुतवस्त तबके से हैं या फिर गुरबा में से उनका शुमार किया जाता है, उनके लिए अफ्तार करना एक मजबूरी जिसे हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली रोज़ा रखते हैं तो अफ्तार भी करते हैं, तो सही मानों में पेट भर के अफ्तार करना वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। महंगाई के इस दौर में जहाँ पे कोई प्राइस कंट्रोल लिस्ट नहीं, हुकूमती इदारे मौजूद हैं, मशीनरी मौजूद हैं, उनके पास तमाम लवाजमात, उनके तमाम जिसे कह सकते हैं ना पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ, यानी कि वो प्रिविलेजेस जिनको आप सोच सकते हैं, तस्वुर कर सकते हैं, लग्जरी गाड़ियां और बड़ी बड़ी तनख्वाहें और आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस और प्रोटोकॉल्स, लेकिन जो उनका काम है जो मार्केटों में प्राइस कंट्रोल लिस्ट करना ताकि आवाम को सहूलत मिले, महंगाई नाजायज मुनाफाखोरी ना हो। और हमारी कौम माशाल्लाह, सिर्फ हम हुक्मरानों की बात नहीं करते, हमारी कौम भी बढ़ चढ़ के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने में आगे, और ऐसे मुबारक महीने में, माह रमज़ान में, जहाँ पे पूरी दुनिया अपने ऐसे त्यौहार में, बल्कि रमज़ान के हवाले से भी जो गैर मुस्लिम लोग हैं, मैं यहूदियों की और ईसाइयों की बात करूंगा, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर सेल लगा दी जाती है पूरी दुनिया में, उनके अपने ही त्यौहार के ऊपर ऐसा होता है, लेकिन हमारे मुल्क में सब कुछ उलट चलता है और उसके बाद हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। कहिए, जरूर कहिए, लेकिन इस्लाम सिर्फ कलमा गो होने का नाम नहीं, इस्लाम की तालीमात पर अमल दरामद जो है वो जरूरी है। इस्लाम के अंदर जो पैगाम है उसको जानना जरूरी है जो कि इंसानियत की बात करता है। जहां पे पेट्रोल की कीमतें तकरीबन 10 रुपए बढ़ा दी गई, 290, यानी कि अब 300 के करीब करीब तो पहुंचा दिया, और शुनीद ये है कि अगले जंप में ये 300 क्रॉस करेगा और उसके बाद और क्रॉस करेगा। इसी तरह हम बात करेंगे जब महंगाई के हवाले से, पेट्रोल, गैस, बिजली, सबकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आईएमएफ की तलवार
हुकूमत के सर पे नहीं, अवाम की गर्दनों पे लटका दी गई है, जो कि हुक्मरानों को ये कहा जाता है कि जी अमीरों पर टैक्स लगाया जाए, जो कि अपना टैक्स भी बेज़ल करके और अंडर इनवॉइसिंग करके। आर्मी चीफ बाजवा साहब जो थे, उन्होंने बाकायदा इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स को बुलाया, ट्रेडर्स को बुलाया और उनके सामने उनकी करतूत रखे कि जी आप अंडर इनवॉइसिंग करके मुल्क को कितना नुकसान दे रहे हैं। यानी कि अरबों का जो टैक्स बनता है, यानी कि उनको मिला के मैं बात करूंगा, इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता, वो करोड़ों में पेश किया जाता है और वो बहुत बड़ा एहसान दिया जाता है कि हम मुल्क की इकोनॉमी को चलाने वाले हैं, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स हैं। भाई जो जेन्युइन टैक्स है वो अगर आप पे कर दें तो गरीब आदमी के ऊपर जो 10 रुपए की चीज से लेकर 1 लाख रुपए तक की चीज के ऊपर टैक्स वो पे करता है, जो कि उसकी इस्तात नहीं रखता, वो आप जैसे लोगों को अपने टैक्स से पाल रहा है, आप लोगों की मराहत को। इवन वो अशराफिया, वो बाबू जो सरकारी मुलाजमीन जिनको एयर टिकट्स फ्री, उनकी फैमिलीज को फ्री, उनका हॉस्पिटल का खर्चा यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, उनको गाड़ियों का फ्यूल फ्री है, बिजली फ्री है, गैस फ्री है, ये कहाँ का इंसाफ है? फिर लाइन लॉसेस की मद में बिजली के बिल भी बढ़ते हैं और हिस्सा बराए जुस्सा के तौर पर 80% उस आवाम के ऊपर ही बोझ डाला जाता है। और जो करने वाले हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एमएनएज हैं या सियासतदान हैं या सियासी जमातों के मायदीन हैं, उनके कहाँ से पूरे हो रहे हैं, उनके बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं, ये बड़े एक अचंभे की बात है। क्योंकि पूरा मुल्क इस वक्त एक जवाल का शिकार है, लेकिन चंद खानदानों के जो बिजनेसेस हैं, जो कि यहाँ पर नहीं बल्कि बाहर, उनको देखा जाए तो वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। और उसके बाद उनको हर बार हुकूमत में भी आना है, उसके लिए अरबों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए में 50-50 करोड़ देके सेनेटर बनते हैं, एमएनएस का टिकट लेते हैं, फिर उसके बाद मिनिस्ट्रियां लेते हैं। तो इसको अब छुपाने की बात नहीं, आजकल सोशल मीडिया और हमारा बच्चा बच्चा इस बात को बखूबी जानता है। लेकिन अफसोस कि यही लोग जो कि जानने के बावजूद 5-5 हज़ार रुपए लेकर किसी को वोट देंगे। लाहौर में जिस तरह हमने देखा कि एक बहुत बड़े बिल्डर के लिए जो उन्होंने इलेक्शन में टिकट लिया और उसमें खड़े हुए अपनी जमात बना के, तो उन्होंने वोट जीतने के लिए इतना पैसा खर्च किया। तो ये कौमी खिदमत के लिए लोग तो इतना पैसा खर्च कर कर नहीं आते, ये अपने उस एजेंडे को या उन स्पॉन्सर्स को या उन फंडर्स को, जो सपोर्टर्स उनके होते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको भी उन्होंने पूरा करना है, उनके साथ भी उन्होंने चलना है, उनको भी उसका हिस्सा देना है, जो कि वो हिस्सा खास तौर पर उस सूरत में वसूल करेंगे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसको डबल किया जाए। तो कहाँ से पूरा करेंगे? तभी इस मुल्क के इदारे जो है वो हमें ज़बोहाली का शिकार नजर आते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इदारों की हालत, चाहे पीआईए की बात करें, एक जहाज के ऊपर 800 लोग। कमाल है इस एयरलाइन का, जिसने दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस को जन्म दिया और बना के दिया, आज खुद प्राइवेटाइजेशन के धाने पे आ खड़ी हुई है। और 800 बंदे एक जहाज पे, जो सियासी भर्तियों के नतीजे में, चाहे वो हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के झेली इदारे जो हैं, जिसमें रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन, एपीपी और बहुत सारे इदारे, उनमें देखें हर गवर्नमेंट आकर सियासी भर्तियां करती है अपने वोट बैंक के लिए या फिर अपने बैंक बैलेंस के लिए, नोट बैंक के लिए, क्योंकि नौकरियां बिकती भी हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब के ज़माने में बहुत सारे स्कैंडल्स आए थे, और अभी यहाँ पे पोस्टिंग ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट्स के हवाले से क्या नहीं होता। फिर हर इदारे के अंदर, सुई गैस की डिपार्टमेंट की बात, हर सरकारी इदारे के अंदर अगर बात करें, हमें यही कुछ नजर आता है कि हजारों की तादाद में लोगों को नौकरियां बांटी जाती हैं या बेची जाती हैं, और उसके बाद उनको निकाला नहीं जा सकता। फिर वहाँ पे यूनियंस मौजूद है। बहुत सारे मुल्कों में जो इदारे तरक्की कर रहे हैं, वहाँ पे कोई यूनियन नहीं होती, वहाँ पे एम्प्लॉइज काम करते हैं। और आप जब बाहर जाते हैं और काम करते हैं तो आपको समझ आती है कि मेहनत, जिसे कहते हैं ना, रिस्क हलाल कैसे कमाया जाता है, खून पसीने की कमाई से कैसे हलाल आमदन कमाई जाती है। और उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि हमारे मुल्क में क्या है और बाहर क्या है। तो इन तमाम पहलुओं को हमें देखना है मुल्क के अंदर, मुल्क के लोगों के हवाले से, और मुल्क के लोगों को इस बारे में सोचना होगा कि हमें किस तरह का निज़ाम चाहिए। क्या ये जो निज़ाम हमारा चल रहा है, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। ये कहा जाता है ये डेमोक्रेसी है, क्योंकि इसके अंदर बार बार वही चंद शुरफा, अशराफिया और ख़ानदान बार बार आके मुसलत होते, मौरूसियत का शिकार वो पार्टियां जो अपना हिस्सा बराए जुस्सा लेने के लिए बेताब होते हैं, मईशत का बेड़ा गर्क होने के बावजूद बखुशी ये ताज अपने सर पे रखने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? फिर कहते हैं हम अपनी सियासत कुर्बान करने आ गए। कोई जेल जाता है तो वो कहता है जी फलां ने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन जब इक्तदार के लिए उनको पूछा जाता है, चाहे मुशर्रफ साहब के ज़माने में उनको 100 सीटों के ऊपर झगड़ा हो गया, तो कहा गया कि हुकूमत बनाए या फिर आप सियासत में आ जाए, तो फिर ऐसे ही जब लोग सियासत में आते हैं और ऐसे ही जब उनको मुंतखब या सिलेक्ट करवाया जाता है या सिलेक्ट होते हैं,
तो फिर वो इदारों के खिलाफ बात करते, वो अपनी बात नहीं करते, वो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि हम फेलियर थे या हम फेल हुए या हमारे पास प्लान नहीं था। क्योंकि आप कोई नौकरी करने जब जाते हैं तो उसकी तमाम शराइत को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका फॉर्म जमा कराते हैं। तो इसी तरह जब आप सियासत में आते हैं तो तमाम हालात व वाकयात जानने के बाद आप इस मैदान में कूदते हैं, और जो कहते हैं ना कि इक़्तिदार की हुमा अपने सर पे सजाते हैं, तो ये बाद में आके कहना कि विरासत में ये कुछ मिला, हमें पता नहीं था, ऐसा हुआ और हमारे साथ ये हो गया, तो ये आपकी नाअहली, निकम्मापन और बदनीयती साबित करती है। क्योंकि आप तो सारे मराहत ले रहे, या तो आप आए मराहत छोड़ें, आप कह जी ना मैं प्रोटोकॉल लूंगा, ना मैं सरकारी घर में रहूंगा, ना मैं सरकारी पेट्रोल, इतने बड़े आप खिदमतकार हैं, अब्दुल सत्तार ईधी की तरह जिंदगी गुजार के आप करें। हमारे खुलफाए राशिदीन की जो जिंदगी थी उसको अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर आपको मिसाल मिलती है। वो तो रातों को भेस बदल के लोगों को, आम शहरियों के पास जाके उनके हालात को देखकर रोते थे, और इस खौफ से कि ये अल्लाह ताला का एक दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि ये एक आजमाइश है। इक़्तिदार एक बहुत बड़ी आजमाइश है, और इसमें किसी गरीब को कोई भूखा सो गया या कोई भूखा मर गया, कोई जानवर भी, उसमें आपकी पकड़ होगी। पता नहीं इनको रात को नींद कैसे आती होगी। खैर जनाब, आवाम के लिए मशवरा यही है कि अपने मुस्तकबिल के लिए आपको बेहतर सोचने की जरूरत है। और जब भी किसी भी इलेक्शन की बात करें, सेनेट तो चले आपकी बस में नहीं, अगर काश की सेनेट भी इस तरह बराह रास्त उनको मुंतखब करने वाला काम हो, तो फिर मुल्क के अंदर यही कुछ नजर आएगा जो कि अभी इलेक्टेड वे में नजर आता है। हमें खुद सोचना है कि क्या हमें इस निज़ाम में ऐसे ही चलते रहना है, या फिर कुछ इसके अंदर हमें तब्दील करने की जरूरत है, या इस पे बात करनी चाहिए। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।